नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। आज हमने पहले लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक किया, हमने राजस्थान की जितनी भी प्रमुख योजनाएं थी वो पढ़ी थी। वो आपके रीट के एग्ज़ाम में, सीईटी के जो सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है उसके अंदर ठीक है काम आएगी। और जो ये वाला टॉपिक है, आजकल जो आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके में भी, और राजस्थान जीके भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो राजस्थान जीके को पूरा डीप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, राजस्थान की कलाएं और हस्तशिल्प, जो हाथों के द्वारा जो चित्रकारी वगैरह कुछ या चीज़ें वस्तुएं बनाई गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थानी आपको कल्चर को जानने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लेंगे ये पट्टे चित्र या फड़ भी कहते हैं जिसे। ठीक है, देखो जो फड़ होती है ना, ये कोई जैसे एक, यहाँ पे ये कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, कागज या मतलब और भी पुराने टाइम में अन्य चीज़ें, फिर इस पे चित्र उकेरे जाते थे। ठीक है, ठीक है, अब उन चित्रों को पढ़ा जाता था। ठीक है, अब ये हर लोक देवता की अलग अलग फड़ होती है। ठीक है, प्रसिद्ध फड़ अलग है और देवनारायण जी की जैसे सबसे लंबी फल फड़ अलग है। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि जो फड़ बनती कहाँ पे है। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले का जो शाहपुरा कस्बा है, ठीक है, तो राजस्थान की परंपरागत लोक चित्रकला फड़ के कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। ठीक है, तो फड़ शाहपुरा की प्रसिद्ध है जब हम फड़ की बात करते हैं। ठीक है, फड़ बनाने वाला अलग होगा, फड़ जो वाचन करता है वो अलग होगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रमुख, जब भी आपको फड़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, श्री लाल जोशी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है एग्जाम में और अभी भी सीईटी के एग्जाम में आया था। देखो श्री लाल जोशी है, इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था और 2006 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, इस फड़ में, फड़ चित्रकारी में। ठीक है, अब ये देखो क्या है कि फड़ अलग अलग चीज़ों पे बनाई जाती है। देखो जैसे मोटे सूती कपड़े पे रेजा, ठीक है, गेहूं या चावल के मांड गोंद मिलाकर कलफ पर 5 या 7 रंगों से बनी फड़ ग्रामीणों में सरलतम, ये विवरणात्मक व क्रमबद्ध कथन का सुंदर प्रतीक है। ये सबसे सिंपल फड़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि मानव आकृति पशु पक्षी का संयोजन कर रंग भी यहाँ पे भरा जाता है। ठीक है, जैसे पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सर्वप्रथम जो सिंदूरी रंग है, तो ये डीपली भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। जो सिंदूरी रंग का प्रयोग फड़ जब बनाते हैं तो ये शरीर में भरा जाता है सिंदूरी रंग, और जो हरा व लाल रंग है वो कपड़ों में। ठीक है, जो भी फड़ में जो बनेगा, और भूरा रंग वास्तु के निर्माण में, और जो अंतिम रेखाएं होंगी वो बनेंगी काले रंग की बनेगी। ठीक है, जब भी फड़ का निर्माण किया जाएगा। अभी हम सिर्फ फड़ के निर्माण की बात कर रहे हैं। देखो प्रमुख आकृति जो होगी फड़ में, जिस चीज़ पे अपने जवाब देंगे, मतलब जो मेन पॉइंट होगा, प्रमुख आकृति होगी। ठीक है, जो विशेषता होगी फड़ की वो बड़ी होगी। जो फड़ में कोई भी मतलब आकृति उकेरी जाएगी, जैसे ठीक है किसी की भी मान लो आकृति ले लो आप किसी इंसान की, उसकी जो नाक होगी वो तीखी और लंबी होगी, आंखें उसकी बड़ी होगी बीजनुमा। ठीक है, जो बीज होता है बड़ा, माथा होगा छोटा, ठुड्डी है, ठीक है, ठुड्डी दे रखी है, ठोडी भी बोलते हैं इसे, दोहरी होगी ये, और मूछें होंगी उसकी पतली। ठीक है, ये कुछ फड़ की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, श्रीलाल जोशी आप नाम याद जरूर रखना फड़ के चित्रकारी में। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो देवियाँ हैं उनमें नीला रंग ये भरा जाएगा, ये देव लाल, और राक्षस काले रंग के बनाए जाएंगे, साधु सफ़ेद या पीले रंग के हो सकते हैं। ठीक है, और जो सिंदूरी व लाल रंग है वो शौर्य व वीरता का प्रतीक का द्योतक है। ठीक है, देखो फड़ की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर में चारण के भोपों जीविकापोर्जन के साधन है इनके, मतलब ठीक है, मतलब वो फड़ों का वाचन करते हैं और उनको जीवन उसी से ही चलता है। ठीक है, भोपे वाचन करते हैं फड़ का। वाद्य यंत्र या तो रावण हत्ता यूज करते हैं मैक्सिमम, या जंतर यूज करते हैं, और एक फड़ ऐसी है उसमें वाद्य यंत्र भी यूज नहीं किया जाता, वो हम आगे अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले जब हम फड़ की बात करेंगे तो देवनारायण की फड़ है,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो जो देवनारायण की फड़ है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा। और इसका आपको पता होना चाहिए, वाचन गुज्जर भोपा करता है, ठीक है। गुज्जर भोपा ही देवनारायण जी की फड़ का वाचन करता है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है, ये भी आपके सीईटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जंत्र वाद्य यंत्र का उपयोग करके गुज्जर भोपा इस फड़ का वाचन करता है। देखो जो देवनारायण जी की फड़ है ये 25 हाथ लंबी है, ठीक है। ये देखो पहले फड़ तैयार होती है, फिर इसे लकड़ी के एक के ऊपर लपेटा जाता है, फिर भोपा इसका एक एक मतलब ओपन करके इसे वाचन करता है। और राजस्थान की जब सबसे लंबी फड़ की बात आएगी तो यही है देवनारायण की फड़। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है, ठीक है। और एक विशेषता और है देवनारायण जी की फड़ के बारे में कि इस पे डाक टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 सितंबर 1992 को इस फड़ पर डाक टिकट, मात्र एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पे डाक टिकट जारी हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक चित्रांकन इसी के अंदर किया गया है। और इस फड़ के अंदर गोगा जी की घोड़ी है, वो हरे रंग से दर्शाई गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पाबू जी की फड़ की। देखो जो पाबू जी की फड़ की क्या खास बात है, पाबू जी की जो फड़ है ये राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी फड़ तो देवनारायण जी की फड़ है, और जो पाबू जी की फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कह सकते हो, लोकप्रिय कह सकते हो, ठीक है। अब देखो पाबू जी की फड़, ऊंट के बीमार होने पे इसका वाचन किया जाता है, ठीक है। कौन करता है वाचन, नायक भोपा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो नायक भोपा है वो पाबू जी की फड़ का वाचन करता है। वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लेता है, रावण हत्ता, ठीक है। रावण हत्ता क्या होता है कि जैसे ये नारियल है आधा काट के इसमें से जो निकाल लिया जाता है, और जो नारियल का वो खोल है उसके ऊपर खाल को मंड के ये रावणत्ता तैयार किया जाता है। ये जब हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको करेंगे। देखो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, जब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ की तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें भाले का चित्रण किया गया है, और उनकी जो घोड़ी है, देखो पाबू जी की घोड़ी भी आपसे पूछा जा सकता है उसका नाम। जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तभी भी हम इसको करेंगे। लेकिन जो पाबू जी की घोड़ी है वो है केसर कालमी। कौन सी, केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। इसके बाद आती है रामदेव जी की फड़, ठीक है। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं कामड़ बोपे, कामड़ बोपा। वाद्य यंत्र सेम रावणत्ता। तो जो रामदेव जी की फड़ है इसका सर्वप्रथम चित्रण किसने किया, चौथमल जोशी ने इसका चित्रण किया था। अब बात आती है रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, ठीक है। तो देखो जो रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ है ये बिना वाद्य यंत्र के सुबह मतलब दिन में इसका वाचन होता है भाट जाति के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के दूलजी चितेरे ने इसका किया था, भाट जाति दिन में बिना वाद्य यंत्र के। बिना वाद्य यंत्र के जो वाचन होता है फड़ वो कौन सी है, वो है रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़। इसके बाद हम बात करेंगे पाने की। देखो पाने क्या होते हैं, पाने क्या होते हैं कि जैसे कागज वगैरह हो त्योहारों पे विभिन्न, जैसे पूरे साल राजस्थान में हिंदू धर्म में त्यौहार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो देखो उन कागज पे जो देवी देवताओं के चित्र को प्रतिष्ठापित किया जाता है, ठीक है, उसे ही पाने कहते हैं, ठीक है। जैसे ये विवाह पर गणेश जी का, सुख समृद्धि व विवाह पर गणेश जी का, ठीक है। मुख्यतः इसमें जो रंग गुलाबी लाल व काले रंग का उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। पाने के बारे में इतना ही पता होना चाहिए आपको कि विभिन्न पर्व त्योहारों व मांगलिक अवसर पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र को पान्ने कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पान्ने की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। इसके बाद हम काष्ठ कला की बात करेंगे, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी से जो चीज़ें बनी हैं जैसे कावड़ या बेवाण बनी है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध गांव आपसे पूछेगा सबसे पहले कौन सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि काष्ठ कला के लिए जब आपसे प्रसिद्ध गांव पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और इसके जन्मदाता कौन है, जन्मदाता है प्रपात जी सुथार, ठीक है। और 1662 में टोंक मालपुरा, ठीक है, के शासक टोंक में इस कला का प्रारंभ हुआ था, काष्ठ कला का, जो कि गोविंद सिंह के समय हुआ था। बाद में ये फेमस यहाँ की होती है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि काष्ठ पर कलात्मक शिल्प। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि
देखो वो तो कास्ट कला थी, लकड़ी का कुछ चीज़ें बना रहे थे स्पेशल। अगर कास्ट पर कलात्मक अगर अपने शिल्प करते हैं बारीकी से, तो वो कहाँ की फेमस है? ये है जेठाना डूंगरपुर की फेमस है। ठीक है, अब बेवाण क्या होती है? ठीक है, देखो बेवाण क्या होता है कि एक लकड़ी का मंदिर होता है, ठीक है, जो सामने से खुला होता है, तीन तरफ से बंद होता है, और उसके अंदर देवी देवताओं की जैसे मूर्ति प्रतिस्थापित की जाती है। ठीक है, बेवाण में, और प्रसिद्ध है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, बेवाण की जब बात करेंगे तो इसके तीन तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला होता है, और अंदर जो देवता होते हैं उनकी मूर्ति प्रतिस्थापित होती है बेवाण के अंदर। अब हम बात करेंगे कावड़ की। ठीक है, कावड़ मुख्यतः खिराड़ी जाति बनाती है। कौन? खिराड़ी जाति। ठीक है, और मंदिर नुमा आकार की होती है। ठीक है, मंदिर नुमा कास्ट, और इसके अनेक द्वार होते हैं। खिराड़ी जाति, ये खिराड़ी लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम इसमें देखो तो लाल रंग से मेन रंगी जाती है कावड़ को। ठीक है, और ये कावड़ वो भी है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें जो कावड़ लेके जाते हैं हरिद्वार, वो भी कावड़ है सेम। और द्वार खुलने पर देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे दर्शन होता है। ठीक है, काले रंग से पौराणिक कथाओं को जो कावड़ है उसके ऊपर चित्रित भी किया जाता है काले रंग के द्वारा। ठीक है, अपने को क्या है कि हर एक पॉइंट को डीपली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर का दिमाग। ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से। तोरण क्या है? देखो तोरण काष्ठ की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, लड़की की शादी के समय उसके घर के आगे लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब लड़की की शादी होती है तो उसके घर के आगे मैक्सिमम ये इस आकार की ऐसी होती है, इस शेप की। ठीक है, तोरण क्या है कि शक्ति परीक्षण का प्रतीक है। ठीक है, जब दूल्हा दुल्हन के घर जाता है तो ये यहाँ पे शक्ति परीक्षण देना है, तोरण मारता है। ठीक है, अगर थाना भी शक्ति परीक्षण करना है तो सरकारी नौकरी लागनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लोग शक्ति परीक्षण करण भी कौन दिया, तो ये बात वो थे, ध्यान रखियो। अब हम बात करेंगे गणगौर की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बात ध्यान रखना, जब आपसे ये पूछा जाए ना गणगौर कहाँ की फेमस है, गणगौर की सवारी, तो जयपुर आएगा। लेकिन ये गणगौर यहाँ पे बना रहे हैं, बस्सी की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और शिव पार्वती का प्रतीक है गणगौर, आपको सबको पता ही है। आगे हम देवी देवताओं में अच्छे से पढ़ेंगे गणगौर को भी। ठीक है, तोरण आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे कठपुतली की। देखो कठपुतली में, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, डू की लकड़ी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी बनी होती है कठपुतली। ठीक है, कठपुतली भी बहुत एक सुंदर कला है जो आज के टाइम में लुप्त होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन अपने राजस्थान की जो कलाएं हैं उनको जीवंत रखने का अभी भी बहुत सारे जो ये कलाकार हैं अभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो कठपुतली अरडू की लकड़ी की बनी होती है। देखो मुख्यतः ये कहाँ बनी प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, मुख्यतः। और जब भी आपके दिमाग में आएगा देवीलाल सांबर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने कठपुतली को प्रसिद्ध किया था, मतलब प्रसिद्धि दिलाई थी कठपुतली की। शो भी इंटरनेशनल लेवल पर कठपुतली के इन्होंने शो किए थे। ठीक है, देखो कठपुतली में भी अलग अलग जैसे थीम ली जाती है, जैसे रासलीला, नाट, कोई भी मतलब थीम ले सकते हैं अपने। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देखो पूजन सामग्री अगर पूछा जाए लकड़ी से बनी हुई, तो वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पूजन सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की है। लकड़ी के बर्तन अगर आपसे पूछे जाए तो बगड़ी नगर पाली के, बगड़ी लिखा हुआ है ये। ठीक है, चंदन काष्ठ कला अगर आपसे पूछा जाए तो चूरू की है। ठीक है, और यहाँ के ये तीन चार फेमस दे रखे हैं जिन्होंने किया, मालचंद बादाम वाले। ठीक है, ये काचा बादाम वाला नहीं है। ठीक है, चौथमल, नवरत्न व ओम प्रकाश। अब बात आता है तीर कमान। तीर कमान भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तीर कमान दो जगह की फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोडी गामा वाला आता है एग्जाम में, लेकिन चंद्र जी का गुड्डा में भी तीर कमान बनते हैं। तो दो जगह आपको जब भी आपसे पूछा जाए तीर कमान कहाँ बनेंगे, बोडी गामा डूंगरपुर, चंद्र जी का गुड्डा बांसवाड़ा। ठीक है, दो जगह आपको याद होनी चाहिए। लकड़ी के झूले तो जोधपुर में जाना पड़ेगा आपको। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है, ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, उदयपुर, जोधपुर व सवाई माधोपुर में लकड़ी के खिलौने फेमस हैं। ठीक है, लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं। अब हम बात करेंगे मांडना। मांडना क्या होता है? ठीक है, देखो वैसे तो मांडना सरल व ज्यामितीय संरचनाएं होती है। ठीक है, जो कि
एक प्रकार का डिज़ाइन ही होती है मतलब, ठीक है। और मांडना के अंदर ही एक आता है थाप्पा, ठीक है, जो हरमिच द्वारा महिलाएं दीवार पर देवी देवताओं के चित्रांकन भी अंकित करती है। और ठीक है, तो इसे थाप्पा कहते हैं। और अत्यंत सरल व अमूर्त ज्यामितीय शैली है जो। अब हम बात करेंगे सांझी। सांझी क्या होती है, ठीक है, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए राजस्थान की सारी। देखो जो सांझी है मेन श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, ठीक है। बनाता कौन है, कुंवारी लड़कियां बनाती है, ठीक है। सांझी कुंवारी लड़कियां बनाएगी, ठीक है। क्यों बनाएगी, सफेदी से पुत्ती दीवारों पर बनाएगी। किससे बनाएगी, गोबर से आकार उकेरती है, ठीक है। सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे वर के लिए कामना करती है लड़कियां, ठीक है। तो आजकल ये अच्छे की जगह यहाँ पे आ सकता है सरकारी वर्ग के लिए कामना करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, सांझी का निर्माण कुंवारी लड़कियां करती है, ठीक है। अच्छे की जगह कौन सा, सरकारी वर्ग की कामना करती है। अब हम बात करेंगे प्रथम से 1 से 10 दिन तक एक या दो प्रतीक बनते हैं, ठीक है। प्रथम 1 से 2 प्रतीक, ठीक है। और अंतिम 5 दिन बड़ी वाली सांझी मनाई जाती है जिसे संध्या कोट भी कहते हैं। ये संध्या कोट लिखा हुआ है, एक सेकंड में इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड। ये थोड़ी टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है संध्या कोट, ठीक है, संध्या कोट। तो अंतिम दिन जो बड़ी सांझी होती है उसे संध्या कोट भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, केले के पत्ते लिखा हुआ है, ये केले के पत्तों की सांझी पूछ ले तो ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद की। तो अश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक ये मनाई जाती है। उदयपुर का है ना मच्छानंद्रनाथ मंदिर है, ये संजाया मंदिर कहलाता है, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए जो मच्छांद्रनाथ मंदिर है ना, ये उदयपुर के अंदर है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब गोदना, शरीर पे जो टैटू वगैरह बनवाते हैं वो गोदना कहलाता है, ठीक है। कोई नाम लिखवा लेता है, कोई कुछ चित्र बनवा लेता है। तो अब हम पढ़ेंगे हस्तशिल्प मुख्यतः, ठीक है, जो हाथों से चीज़ें बनाई गई है वो भी हाथों से ही थी। लेकिन हम हस्तकला के जब बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हस्तकला का उद्योग केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। जो हस्तकला का उद्योग केंद्र है वो है बोरानाडा, जोधपुर के अंदर, ठीक है। हस्तकलाओं का तीर्थ अगर आपसे पूछ ले तो जयपुर है। देखो उद्योग के अंदर बोरानाडा जोधपुर, तीर्थ जयपुर। राजस्थान की हस्तशिल्पी वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम, देखो जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है वो राजस्थली नाम से हस्तशिल्प की वस्तुओं का विपणन करता है, उनका व्यापार करता है, ठीक है। राजस्थली नाम से ये एक नाम दिया गया राजस्थली। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण कौन देता है, देखो सर्वाधिक संरक्षण देता है राज सिक्को, ठीक है, राज सिक्को। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है एग्जाम में। 1961 में यहाँ पे याद रख लेना, 3 जून मत रखना बोले। और राजस्थान को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आभूषण से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना, आभूषण से, ठीक है। अब देखो राजस्थान में जब हम बात करेंगे शिल्पग्राम की तो 3 जगह शिल्पग्राम है, कौन कौन से, एक तो जवाहर कला केंद्र है जयपुर में। पाव शिल्पग्राम कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर पाव शिल्पग्राम है। हवाला शिल्पग्राम है उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पे बताया गया है, 1 सेकंड। देखो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर जयपुर में है। मतलब यहाँ पे कागज का की पोट्री मतलब फेमस है, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार से। वो आगे आएगी अपने पढ़ेंगे। देखो अब पोट्री कला की हम पढ़ेंगे, इसमें 2-3 प्रकार की हम पोट्री पढ़ेंगे। मिट्टी की बनी कलाएं पोट्री कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ से, पहले ईरान से लाहौर आई, लाहौर से आमेर में राजा मान सिंह इसको लेके आए, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, चिकनी मिट्टी किला की बात करेंगे जिसके अंदर ब्लू और ब्लैक पोट्री आएगी। देखो जब हम बात करेंगे ब्लू पोट्री की तो आपके दिमाग में एक तो ये याद होना चाहिए, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये है तो सीकर के, ठीक है, और इन्हें पद्मश्री मिला था 1979 में, ठीक है। और इसके अलावा चूड़ामन व कालू कुमार भी इस ब्लू पोट्री से संबंधित है, चूड़ामन में कालू कुमार भी। देखो राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था, मतलब स्वर्ण काल हम कह सकते हैं राम सिंह द्वितीय के समय।
और ब्लू पोटरी द्वारा में क्या यूज किया जाता है? हरा कांच, क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ब्लू डाई के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपाया जाता है। फिर इसको आगे मतलब इसकी पूरी प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। ये इसको तैयार किया जाता है, मतलब हरा कांच वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, इसमें यूज किया जाता है। तो और ब्लैक पोटरी की जब हम बात करेंगे तो वो कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेराकोटा मिट्टी की कला। जो मिट्टी की कला है ये है मोलेला राजसमंद की, ठीक है, और हरजी गांव जालौर, दो जगह की, ठीक है। मोलेला राजसमंद ये मेन है, सबसे ऊपर तो यही रहेगा, फिर आएगा हरजी गांव जालौर, ठीक है। देखो मिट्टी में क्या होता है कि गधे का गोबर मिलाकर, ठीक है, आदिवासी जो लोग हैं वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है। और इसको कला को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाया था मोहनलाल कुमार, ठीक है। इस कला के राष्ट्रपति अवार्ड ये प्राप्त कर चुके हैं मोहनलाल कुमार, ठीक है। टेराकोटा, आप अपने को तो बस इसमें यही याद रखना है कि टेराकोटा प्रसिद्ध मोलेला राजसमंद, टेराकोटा के लिए मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है, इतना याद रख लेना आप। अब जब सुनहरी टेराकोटा की बात करते हैं, ठीक है, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध है, सुनहरी, ठीक है, जैसलमेर की नहीं है। जैसलमेर की सफ़ेद और पिंक पॉटरी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में लिखा है, सफ़ेद व पिंक पॉटरी जैसलमेर की है। देखो अब हम बात करेंगे किसकी? कागजी पोटरी की, ठीक है। कागजी या थानगाजी अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कागजी पोटरी है इसे कट या परतदार पोटरी भी कहते हैं, ये थानगाजी अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है, थानगाजी जगह है। अब हम बात करेंगे मीनाकारी, ठीक है। देखो अब आभूषणों पर जो भी काम होता है वो मीनाकारी, और भी चीज़ें होती है जैसे पत्थरों पर मूर्तियां बनाना, ये सब मीनाकारी के अंदर आएगा, ठीक है। सोने पर थेवा कला सब मीनाकारी के अंदर आएगा। आभूषणों पर मीनाकारी के लिए जयपुर विश्व प्रसिद्ध है, अगर आभूषणों पर मीनाकारी की जहाँ पे बात आएगी, ठीक है। मान सिंह प्रथम लाहौर से लाया था, ठीक है। जयपुर में मुख्यतः सोने चांदी व तांबे पर ये मीनाकारी की जाती है, ठीक है। और कुदरत सिंह है ना, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कुदरत सिंह को पद्म श्री मिल चुका है, ठीक है, इसके लिए। अब कागज जैसे, अगर कागज जैसे पतले पत्थर पर अगर आप मीनाकारी करोगे ना, कागज जैसे, ये इंपॉर्टेंट है, कागज जैसे अगर पतले पत्थर पर अगर आप मीनाकारी करोगे तो वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मतलब बिल्कुल पतले पत्थर पर अगर मीनाकारी की बात आएगी तो बीकानेर जाना पड़ेगा आपको। फिर हम बात करेंगे थेवा कला की, ठीक है, जो कि प्रतापगढ़ की फेमस है, सबको पता होगा। देखो थेवा कला का जब भी नाम आएगा तो प्रतापगढ़ की फेमस है, और इसको सिर्फ एक ही परिवार है वो मतलब हैंडल करता है, वो आगे किसी को इसकी मतलब ये गुप्त जानकारी वो नहीं बताता, ठीक है। और वो अपनी जो घर की मतलब बेटियां होती हैं उनको भी नहीं बताई जाती, ठीक है। इसकी जो भी कला है ये सिर्फ मतलब उनके जो बेटों हैं उनको ही सिखाई जाती है, आगे तो आगे एक ही परिवार के पास सीमित है ये थेवा कला, ठीक है। कांच पे सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाती है, कांच पर सोने का, बस ये लाइन पहली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन सावंत सिंह के समय प्रारंभ हुई थी, ठीक है। राजा पूछ ले तो सावंत सिंह के समय। और प्रसिद्ध किसने की थी? नाथूराम जी सोनी ने प्रसिद्ध की थी। जितने भी है इसमें सारे सोनी हैं, एक ही परिवार के हैं, महेश, राम प्रसाद, रामविलास, ठीक है, बेनी राम और जगदीश सोनी, ये सारों के नाम के आगे सोनी लगा लेना, ठीक है। तो थेवा कला। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे चांदी पर अगर बात करें तारकसी की, ठीक है, तारकसी। देखो तारकसी भी नाथ द्वारा राजसमंद की है, ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद की है, और मानसिंह फर्स्ट के समय ये आई थी, ठीक है। और रेत वाली तारकसी, रेत वाली कोटा में भी तारकसी फिर प्रसिद्ध है और जयपुर में भी है, ठीक है, रेत वाली जगह का नाम है। अब हम बात करेंगे पीतल पर, ठीक है। देखो पीतल पर कच्ची मीनाकारी भी कहते हैं या मुरादाबादी भी कहते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। एक सेकंड, हाँ, देखो अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है, अगर आपसे मीनाकारी की बात कर ले, कच्ची मीनाकारी की। और तांबे पे मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, तब हम तांबे की बात करें, यहाँ पे पीतल की नहीं करें। अब आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, मुरादाबादी क्या है? देखो पीतल के बर्तन पर सोने के तारों से, पीतल के बर्तन पर सोने के तारों से बारीक चित्रकारी को मुरादाबादी कहते हैं, ठीक है। पीतल के बर्तन पर सोने के तार से चित्रकारी करनी है। इसके जो प्रसिद्ध हैं दो,
चित्रकार वो है नूर मोहम्मद और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, पच्चीकारी या कुंदन कला। ठीक है, स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर की या पत्थर की जड़ाई, ठीक है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये कुंदन कला जयपुर की आएगा आपके। ठीक है आंसर। अब हम बात करेंगे कोफ्तागिरी क्या होती है। कोफ्तागिरी या कोफ्तगिरी, फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी, ये जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे तहनीशा, धातु को खोदकर उसमें तार भरना तहनीशा कहलाता है। अलवर और उदयपुर का तहनीशा फेमस है। कारीगर, तलवार साज, जो और सिगलगिर, ये इनकी जातियां हैं, मतलब ठीक है, ये कारीगर होते हैं, ये मुख्यतः यही काम करते हैं। अब बात आती है वर्क, इसे बरक या तबक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वर्क वो होता है जो मिठाइयों पे लगा होता है, ध्यान रखना। ये जो हिरण होता है, हरिण की खाल में डालकर कूट कर इसको पतला किया जाता है चांदी को, फिर वो मिठाइयों पे लगता है। ठीक है, अब वह रमकड़ा उद्योग बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, बस इतने याद रखना है अपने को। जो रमकड़ा उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। किसका, गलियाकोट डूंगरपुर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो घिया पत्थर होता है कि पाउडर से मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, रमकड़ा उद्योग में। अब जो मूणवती और उस्ता कला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आती है। ठीक है, ये बीकानेर की है, ऊँट की खाल पे बनाए जाते हैं चित्र। ठीक है, ऊँट के खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो प्रमुख चित्रकार है, ठीक है, जिसे पद्मश्री मिला था, याद रखना है, इसामुद्दीन उस्ता। ठीक है, इसे पद्मश्री मिला था। इसके अलावा मोहम्मद हनीफ है और कादर बख्श भी हैं। इसका स्वर्ण काल है राय सिंह के समय का, बीकानेर के शासक जो राय सिंह है, इसका स्वर्ण काल है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, और इस किसके समय में आई थी ये। ठीक है, ये अनूप सिंह के समय में लाहौर से बीकानेर ले गए थे अनूप सिंह। ऊंट की खाल पर बीकानेर के महाराजा, देखो ये याद रखना है आपको, महाराजा गंगा सिंह का चित्र इलाही बख्श ने बनाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऊंट के खाल पे महाराजा गंगा सिंह का चित्र बना दिया था, किसने बनाया था, इलाही बख्श ने। कैमल हाइड हाइड ट्रेनिंग सेंटर 1975 में यहाँ पे बना था। ठीक है, उस कला को जीवित रखने के लिए ही बना था ये। अब बात आती है मथेरना कला की। ठीक है, देखो कपड़े पर सुनहरी नक्काशी मथेरना कला कहलाती है, बीकानेर की प्रसिद्ध है मथेरना कला, आपको याद रखना है। ईसर गणगौर देवी देवताओं के भित्ति चित्र। ठीक है, अब बादला की बात आती है। बादला क्या है, देखो जिंक से बनी बोतल जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। ठीक है, जब आपसे बादला की, बादल और बादला में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर बादला लगा होगा ना, तो जिंक से बोतल बनी होती है जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, इसमें पानी क्या जल्दी ठंडा नहीं होता फिर। ठीक है, तो जिंक की बोतलें भी पूछा जा सकता है कहाँ की फेमस है, तो जोधपुर की फेमस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादला बहुत बार एग्जाम में हुआ है, अभी सीईटी के एग्जाम में भी आपके आ चुका है ये। अब हम कपड़े की कला, जो कपड़े पे क्या क्या कलाएं होती है वो पढ़ेंगे, रंगाई छपाई। ठीक है, अब देखो कपड़े पे अगर रंगाई करते हैं ना तो उसे जीनगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनगिरी। ठीक है, अब अलग अलग प्रिंट है, आजम जाजम, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो आजम और जाजम दोनों एक अकोला चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। देखो आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, जाजम प्रिंट वो भी अकोला चित्तौड़गढ़, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। ठीक है, घाघरे भी प्रसिद्ध हैं, मेन मतलब हरे लाल व काले रंग इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें सूती मोटे कपड़े व रेजा द्वारा बुनाई की जाती है जाजम प्रिंट में। आपसे बस यही पूछा जाएगा, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ के फेमस है, अकोला चित्तौड़गढ़ आपका आंसर होना चाहिए। बस आप बार बार में ये आप रिपीट करोगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट लगाओ, ताकि आपका 2-3 बार आपको कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें याद होगी, दिमाग में घुसेगी। अब हम दाबू प्रिंट की बात करते हैं। दाबू प्रिंट की बात है कि तो ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, और इसमें जो मुख्यतः रंग प्रयुक्त किया जाता है वो लाल व हरा किया जाता है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, लाल और हरा रंग। ठीक है, RG, जी भी याद रख सकते हो, ग्रीन एंड GR, रेड एंड ग्रीन। अब देखो दाबू प्रिंट क्या होता है कि एक तरफ से कपड़े को दबा दिया जाता है कि उस पर अपने को कुछ नहीं करना, रंग नहीं करना। ठीक है, बाकी चित्रकारी बाकी कपड़े पे की जाती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है। अब जब हम बात करेंगे मोम का दाबू, ठीक है, इसे मेण छपाई भी बोलते हैं।
देखो जब आपसे ये पूछा जाए कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोम का सवाई माधोपुर, मिट्टी का पूछ ले तो बालोतरा बाड़मेर, गेहूं के बिंदन का पूछ ले तो सांगानेर बगरू का। ठीक है, ये था दाबू प्रिंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक सेकंड, सांगानेरी प्रिंट की। ठीक है, देखो सांगानेर वैसे भी जयपुर में है, सबको पता होगा। देखो सांगानेरी प्रिंट जयपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, सांगानेर जगह भी है जयपुर में। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कहाँ पे कौन से प्रिंट में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे सकता है, दाबू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। तो आपका आंसर होगा सांगानेरी प्रिंट। मुख्यतः ये काम नामदेवी छिंपे, ठीक है, मलमल पर कढ़ाई करते हैं। ठीक है, और मुख्यतः क्या चीजें बनाते हैं, दो बनाते हैं, एक तो दाग की बेल बनाते हैं, एक चौबूंदी का प्रिंट बनाते हैं। मुख्यतः ये इसको प्रसिद्ध मुन्ना लाल द्वारा किया गया। सर्वाधिक विकास इसका हुआ जय सिंह के समय। ठीक है, सवाई जय सिंह की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम बात पढ़ेंगे बगरू प्रिंट। ठीक है, बगरू प्रिंट में मेन बेल बूटे की छपाई के लिए। ठीक है, और बगरू प्रिंट में मुख्यतः रंग प्रयुक्त लिया गया लाल व काला। ठीक है, और बगरू प्रिंट के लिए है ना, राम किशोर छिंपा को 2009 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। अजरक प्रिंट तो सबको पता है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, बाड़मेर। अजरक का जब भी नाम आएगा तो बाड़मेर में जाएगा। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है अजरक प्रिंट, बाड़मेर का। दोनों तरफ इसमें छपाई होती है, और ये याद रखना लाल व नीला रंग इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, रेड एंड ब्लू आर बी, उसमें ग्रीन था। ठीक है, इसमें नीला है। खत्तरी जाति करती है, मुख्यतः ज्यामितीय आकृतियों की अधिकता होती है इसमें अंदर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यामितीय आकृतियों की अधिकता किस प्रिंट में होती है, तो अजरक प्रिंट के अंदर होती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मल्लीर प्रिंट। ठीक है, मल्लीर प्रिंट भी बाड़मेर का है, और इसमें मुख्यतः जो कत्थई और काला रंग। अब हम बंदेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, बंदेज होते हैं ओढ़नी वगैरह पे, मतलब अलग डिज़ाइन को कहते हैं मुख्यतः बंदेज। तो ठीक है, वो बिंदी बिंदी वाले डिज़ाइन, और वो आपके देखोगे तो आप नेट पे मिल जाएंगे आपको। देखो मुल्तान से राजस्थान आई थी ये बंदेज वाली क्लास। सबसे बड़ी मंडी अगर आपसे पूछ ले बंदेज की, तो जोधपुर के अंदर है। और तैयब खां को पद्मश्री मिल चुका है, जो कि जोधपुर में है, बंदेज में, बंदेज कला में। ठीक है, सर्वाधिक काम जयपुर शेखावटी में होता है। ठीक है, मंडी जोधपुर में है, लेकिन काम सर्वाधिक कहाँ पे होगा, जयपुर व शेखावटी में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेना कि ऐसा कौन सा बंदेज है जिसपे शिकार का अलंकरण है, तो वो बूंदी का। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऐसे प्रतीत होता है कि शिकार कर रहा है कोई। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि बारीक बंदेज, तो हड़ौती का। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कथई रंग मोर व इमली बंदेज पूछ ले, तो वो हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर का। अब हम बात करेंगे लहरिये की। ठीक है, लहरिया सबको पता होगा, नहीं पता तो यूट्यूब पे लिखोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो कपड़े को लहरों में बांध दिया जाता है तो आड़ी रेखाएं बन जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आड़ी रेखाएं बन जाती है। ये डिज़ाइन होता है एक प्रकार से। ठीक है, चुंदरी पर या चुनरी पर डिजाइन होता है। पचरंगा लहरिया जयपुर का फेमस है, जो कि मुख्यतः तीज पर पहना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोठड़ा। अगर है ना लहरिये की जो रेखाएं ऐसे आड़ी जा रही थी, ठीक है, अब वो आड़ी काटती हुई जाती है, ठीक है ना, तो वो मोठड़ा कहलाता है। मोठड़े जोधपुर के हैं, लहरिये जयपुर के थे, मोठड़े जोधपुर में। 2011 में गिनीज बुक में भी दर्ज हैं ये। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बावरा। ठीक है, ठीक है, जो बावरा है वो बंदेज का साफा है, जो 5 रंगों में रंगा जाता है, बावरा कहलाता है। अब राजशाही साफा की बात करेंगे। एक रंग के साफे पर सफ़ेद बिंदियां बनाई जाती है, तो वो राजशाही। एक ही रंग का साफा होगा, उस पर अगर सफ़ेद बिंदियां बना देंगे तो राजशाही होगा। भाई ऐसे मत समझ लेना सफ़ेद रंग के साफे पे सफ़ेद रंग की बिंदियां बन जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, दिखेगा ही नहीं कुछ। धनक क्या होता है, धनक जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या कपड़े पर बड़ी बड़ी बूंदों में डिज़ाइन होता है। ठीक है, जैसे ऊपर से मान लो कोई बाड़ी की बड़ी बूंदें टपक रही है, तो ये ऐसे डिज़ाइन ऐसे नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में डिज़ाइन होता है। अब चुनरी है जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बंदेज की जब आपसे चुनरी पूछ ले तो शेखावटी की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मुकेश क्या होता है। देखो
कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी या कढ़ाई होती है मुकेश, ठीक है। ये वो वाला बादला नहीं है, ध्यान रखना। लुगड़ा क्या होता है, देखो ओढ़नी का एक प्रकार है लुगड़ा, ओढ़नी का प्रकार है लुगड़ा, ठीक है। पटौदा सीकर का फेमस है वैसे तो। और अगर जरी बांध की ओढ़नी पूछ ले तो जैसलमेर से, जैसे जरी जैसे जैसलमेर, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। जरी बांध की ओढ़नी जैसलमेर। अब हम बात करेंगे पोमचा, ठीक है। पोमचा एग्जाम में पूछा जाता है। पोमचा वैसे होता है 2 रंग का मुख्यतः, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कितने रंग का, गुलाबी व पीला। पीला कब पहनती है, पुत्र प्राप्ति पर पहनती है, ठीक है, औरत। वंश वृद्धि का प्रतीक है पीला पोमचा। और जयपुर का पीला पोमचा प्रसिद्ध है, ठीक है। वंश वृद्धि का प्रतीक और जयपुर का पीला पोमचा प्रसिद्ध है। गुलाबी या पिंक, ठीक है, ये पुत्री की प्राप्ति पर होता है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है इसलिए। चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध हाड़ौती। जब आपसे ऐसे पूछा जाए कि चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चीड़ का पोमचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है, जो कि काले रंग का होता है। पहनता कौन है, विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और पंवरी क्या होती है, दुल्हन की ओढ़नी को पंवरी कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ये राजस्थानी आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे भी हम करेंगे इनको। ये तो हस्तकला से संबंधित है तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी और भी इनको डिटेल में करेंगे। पिछवाइयाँ, या पिछवाइयाँ क्या होती है, देखो पिछवाइयों में मुख्यतः भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। पिछवाइयाँ कहाँ की, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नरोत्तम लाल शर्मा इनके मुख्य, जो ऐसे कह सकते हैं चित्रकार है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक सेकंड। देखो बातिक क्या होता है, बातिक, देखो कपड़े पर है ना कच्चा चित्र बना के, एक कपड़े पे कच्चा चित्र बना दिया जाता है, उसको मोम से ढक देते हैं, ठीक है। अब कपड़े को रंग में डुबोते हैं और सुखा दिया जाता है, और लेकिन जिस स्थान पर मोम लगा होता है ना वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता, ठीक है, इसलिए वहाँ पे मोम लगाते हैं। और ये प्रसिद्ध है खंडेला सीख करके, तो बातिक खंडेला सीख करके, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब ये बराड़ी आई थी, देखो सीटी के जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था बराड़ी क्या है। देखो बिल्लों की देवी है, विवाह के समय दीवार पर इसका चित्रांकन किया जाता है बराड़ी का। कौन करता है, चावल के गोल द्वारा बिल्लों का जवाई करता है, ठीक है, जवाई। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि कौन करता है, जवाई करता है, ध्यान रखना, कभी आप फ्री करिए आओ, ठीक है। प्रसिद्ध कहाँ की है, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा की बराड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट है गलीचे व दरियाँ, ठीक है, जयपुर के प्रसिद्ध हैं गलीचे, ठीक है। जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। जयपुर व बीकानेर की जेलों में दरियाँ बनाई जाती है, एग्जाम में आ चुका है। जयपुर व बीकानेर की जेलों में दरियाँ भी बनाई जाती हैं। खड़ी छपाई की बात करें, कपड़े पे सोना चांदी का काम खड़ी छपाई कहलाती है, ठीक है। तो कपड़े पे सोना चांदी का काम है उसे खड़ी छपाई कहते हैं, क्या कहते हैं, खड़ी छपाई। अब ये मिरर वर्क बहुत बार आ चुका है, जब भी आपका दिमाग में मिरर वर्क आएगा तो चोटन बाड़मेर का नाम आना चाहिए, मिरर वर्क। अब जरी व गोटा के बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे हम, ये सारे प्रकार गोटे के ही होंगे, ठीक है। कपड़े पर जरी के तार से कढ़ाई, ठीक है, से जवाई सिंह जय सिंह है ना, ये जयपुर लाए थे, ठीक है। जय सिंह जयपुर लाए थे, सवाई जय सिंह सूरत से जयपुर लाए थे ये जरी गोटा। कपड़े पर जरी के तार से कढ़ाई होती है। गोटा क्या होता है, देखो कपड़े के चारों ओर कच्ची जरी सोना चांदी के तारों से अलंकरण होता है, ठीक है, जो महिलाएं पहनती हैं मुख्यतः। मतलब ये गोटा वैसे पहनना नहीं जाता, ये जैसे वस्त्र होते हैं उनके मतलब कोने पे, कुंटों पे, मतलब एक डिजाइन समझ सकते हो आप, ठीक है। कम चौड़ा अगर गोटा होगा, खजूर के चित्र होंगे तो उसे नक्सी कहेंगे, क्या कहेंगे, नक्सी। और खजूर की पत्तियों के चित्र होंगे तो लहर गोटा। गोटा मुख्यतः खंडेला सीकर का है, ठीक है, और जयपुर बिनाए और अजमेर में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। मुख्यतः खंडेला सीकर का है गोटा, ध्यान रखना। अब है लप्पा। लप्पा कम चौड़ाई का हो तो लप्पी हो जाएगा, ठीक है। किरण क्या होती है, बादले से बनी झालर को, ठीक है, बा झालर को नहीं, ध्यान रखियो, जो थारा इन्ने बिन्ने फिरे बे झालर को नहीं है। साड़ी व घूंघट के किनारे लटकी रहती है ये झालर, ठीक है ना, तो इसे किरण कहते हैं। तो एक ये एग्जाम में भी पूछा गया, लंपा लंपी किरण बागड़ी, ये सब क्या है, गोटे के प्रकार हैं ये सभी, ठीक है। अब बांकड़ी आती है, इसे चंपाकली भी कहते हैं बांकड़ी को।
बादले का जो तार होता है पतला सा, उसे ओढ़नी व दुपट्टों पर बेल की आकृति उकेरी जाती है, उसे बांकड़ी कहते हैं। ठीक है, बादला सोना चांदी जरी का तार होता है एक बना हुआ। ठीक है, अब ताश क्या होता है? सूती तानने पर बादले से बनाया गया कपड़ा। ठीक है, गोखरू क्या होता है? गोटे को मोड़कर बनाया जाता है जो ओढ़नी पर लगता है। ठीक है, गोखरू क्या होता है? गोटे को मोड़ के बनाया जाता है जो ओढ़नी पर लगता है। मुख्यतः गोटे ये ओढ़नी आढ़नी है इन पे लगते हैं। ठीक है, बीजिया क्या होता है? ओढ़ने पर चिपकाने के लिए गोटे से फूल बनाए जाते हैं, उसे बीजिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उसे बीजिया कहते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे मूर्ति कला की। ठीक है, मूर्ति कला देखो, जब भी मूर्ति कला में संगमरमर पूछा जाएगा, वो खाने वगैरह जो हम खनिज में पढ़ी थी वो तो वहाँ की थी, मकराना की। लेकिन अगर संगमरमर की मूर्तियां बनाने जयपुर में फेमस है, दूसरे नंबर पे आता है ये गुड्डा किशोरी अलवर। ठीक है, सबसे पहले जयपुर ही आएगा। अगर आपसे ऐसे पूछ ले लाल पत्थरों की मूर्तियां कहाँ की फेमस है? थानका जी अलवर की लाल पत्थरों की। ठीक है, तो लाल पत्थर वैसे तो धौलपुर भरतपुर में निकलता है, लेकिन मूर्तियां यहाँ की फेमस है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि राजस्थान में देखो क्या होता है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हर्षद की पहाड़ी, हर्षद माता का मंदिर सब अलग अलग है उस हिसाब से। जैसे अब काले पत्थरों की मूर्तियां आपसे पूछ ले तो डूंगरपुर व तलवाड़ा बांसवाड़ा की फेमस है। जस्ते की मूर्तियां बनाई जाती है जोधपुर के अंदर। अब कुछ फैक्ट्स हैं इस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये अच्छे से। देखो, कृषि के औजार अगर आपसे पूछ ले कहाँ के फेमस है, तो नागौर व जयसिंहपुरा गंगानगर के। अगर खेल सामग्री बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, हनुमानगढ़ की फेमस है। चमड़े की जूती पूछ ले तो धरूं भीनमाल जालोर की, सबसे पहले जालोर फिर जोधपुर। कसीदे की जूतियां पूछ ले तो नागौर, जो कि यूएनओ के सहयोग से यहाँ पे चल रहा है। नदबई, भरतपुर, बड़ नागौर, भीनमाल, जालोर। मेन नागौर ही पूछेगा कसीदे की जूतियां। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई ऊनी कंबल व कालीन कहाँ के हैं? बीकानेर जैसलमेर के। नमदे टोंक के आ चुके हैं एग्जाम में, अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोंक के नमदे। खेस पूछ ले तो चोमूगार, खेस का आगे खेस ला पूछ ले तो लेटा जालोर का। ठीक है, ध्यान रखियो। अगर आपसे ये पूछ ले कि खेसला कटेगा लेटा जालोर। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका आपके सीईटी में। मसूरिया व कोटा डोरिया साड़ियाँ दोनों कोटा की। ठीक है, मसूरिया व कोटा डोरिया। और जो मसूरिया साड़ी है उसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तुराई व कुप्पी बीकानेर। संगमरमर व पीतल की मूर्तियां जयपुर अलवर की। पूंजिया बसवा दौसा का। ठीक है, और छाते। ठीक है, छाते। ठीक है, पालना पाली के छाते प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है ये। टोंगड़ी नसवार ब्यावर अजमेर की। ठीक है, इसके बाद आता है खस का इत्र। देखो, खस जो घास है ये पढ़ा था हम, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो वहाँ उस साइड ही पाई जाती है ज़्यादा। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर। नांदने, गागरे, शाहपुरा, भीलवाड़ा के। ठीक है, जयपुर में पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी मंडी है, ध्यान रखना। मरण शिल्प, मिट्टी के पात्रों पर अगर वो कलाकारी ये हमने पढ़ी थी, मोलेला राजसमंद की फेमस है ही। ठीक है, इसके बाद है कि मामा देव। ठीक है, मामा देव लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये लोक देवता है वैसे तो, जो सिर्फ जालोर साइड पूजे जाते हैं। हरजी गांव, मामा देव के घोड़े हरजी गांव जालोर। रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े हैं वो पोखरण जैसलमेर में। तो ये आपका हस्तशिल्प वाला, हस्तकला वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है अच्छे से। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारे से जुड़ें डिस्कवर राजस्थान से। आपको और भी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, हम अच्छे से डीपली हर चीज़ को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।